नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और ये भयानक रेल हादसा एक बार फिर देखने को मिला। यह हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के रंगारेड्डी स्टेशन के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर 9 ही बताया जा रहा है, लेकिन पीटीआई की खबर के मुताबिक ये आंकड़ा 15 से ऊपर है और कम से कम 100-150 लोग घायल हैं। आशंका है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे की वजह मालगाड़ी के चालक की सिग्नल को लेकर अनदेखी, या इसे रेलवे की भाषा में ओवरशूट कहते हैं, सिग्नल ओवरशूट। जितनी भी अब तक हादसे हुए हैं वो सिग्नल ओवरशूट को ही लेकर ज़्यादातर हुए हैं। इसकी वजह से मालगाड़ी कंचनजंगा ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह रूट ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से लैस है और काफ़ी व्यस्त रहता है, क्योंकि यहाँ एक साथ कई लाइनें गुजरती हैं। इस वजह से ट्रेनों के टकराने का खतरा भी यहाँ ज़्यादा महसूस किया जाता है। कुल मिलाकर इतने बड़े हादसे, बालासोर में इससे पहले आखिरी हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली के लिए ऑटोमेटिक जो सुरक्षा प्रणाली है, सिक्योरिटी सिस्टम है, उसे कवच कहा गया था और रेल मंत्री ने बाकायदे इसे पूरे देश के सामने खूब प्रसारित और प्रचारित भी किया था। यही वाले रेल मंत्री हैं जो अभी ताजे दोबारा रेल मंत्री हो गए हैं, अश्विनी वैष्णव साहब। बालासोर की दुर्घटना के बाद इन्होंने कहा था कि उस रूट पर यह कवच नहीं था। अब एक और दुर्घटना पेश आ गई है। अब इस पे भी मीडिया और जो जिगरे वाले लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस दुर्घटना में कवच कहाँ गया। तो अब भी जवाब आ रहा है कि अभी उड़ीसा वाली लाइन पे, अभी असम वाली लाइन पे हो रहा है, अभी इस वाली लाइन पे नहीं हो रहा है। तो वास्तव में ये बड़ा सवाल कि भाई ये कवच केवल जुबानी जमा खर्च होता है, या जनता को, रेल मंत्री को बताना चाहिए कि 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में कब आएगा कवच। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम चीज़ लागू होने से पहले उसको इतना प्रसारित और प्रचारित कर देते हैं कि जुबान पर कवच का नाम आ गया और लोग समझने लगे कि पूरे देश को, पूरी रेलवे प्रणाली को, पूरे देश की रेलवे को कवच मिल गया। लेकिन जब इस तरह के हादसे आते हैं तो हम हाथ झाड़ कर खड़े हो जाते हैं कि जी इसमें तो कवच नहीं था। तो मंथन में मेरा आज यही सवाल कि रेलवे हादसों को कब मिलेगा कवच। रेल हादसों को कवच कब, ये बड़ा सवाल आज मंथन में हम लेकर आए हैं। जब से ये हादसा हुआ है लगातार विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, रेल मंत्री पर हमला कर रहा है। रेल मंत्री शाम को वहां पहुंचे घटनास्थल पर और कुछ दूर पहले ही चूंकि उनको रुकना पड़ा, उसके बाद वो बाइक में बैठ कर गए। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उसे निशाना बनाते हुए कहा है कि 20 मीटर पैदल चलना था और रेल मंत्री ने 45 मिनट की रील बना दी। कांग्रेस पार्टी सुबह से उन्हें रेल नहीं रील मंत्री कह रहा है कि वो रील मंत्री हैं, वो रीलें बनाते रहते हैं तरह तरह से। इससे पहले उन्होंने कवच की रील बनाकर डाली। तो वो लगातार बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन रेल यात्रियों के जान माल का नुकसान हो रहा है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक उदाहरण है और जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नज़रअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाते रहेंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। पूरे विपक्ष ने आज हमला किया। कई इस तरीके के ट्वीट आए, कई बयान आए। कांग्रेस पार्टी ने रेल मंत्री को रील मंत्री कहा। तो कुल मिलाकर जाने गई ये बहुत दुखद है, क्योंकि जब व्यक्ति ट्रेन में सवार होता है, भारतीय रेल
केवल रेल नहीं है, लोहे के पहिए नहीं है, वो पटरियां नहीं है, वो आत्मा है इस देश की। दिल धड़कता है रेलवे में भारत का। इसीलिए कहते हैं ना, कनेक्टिंग इंडिया। पूरे भारत का दिल धड़कता है। रेल में भारत की संस्कृति, विभिन्न समुदाय, कल्चर, लोग नजर आते हैं। ये सिर्फ लोहे के पटरियों पर चलते हुए, लोहे के पहियों पर दौड़ते हुए लोहे के डिब्बे भर नहीं हैं। रेलवे आत्मा है इस देश की। और इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा कब मिलेगी। यही सवाल हम भी उठा रहे हैं। वक्त था सुबह 8:55 का, जब पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोलकाता जाने वाली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही पीछे से एक मालगाड़ी से टकरा गई। पश्चिम बंगाल में सोमवार को हुए इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के बाद विपक्ष की ओर से मांग की गई कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भी वर्तमान रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेल मंत्री के इस्तीफा देने से दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? क्या रेल मंत्री को रेल हादसों के चलते पद छोड़ देना चाहिए? इसके इतर अगर बात कर लें तो भारतीय रेलवे तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे है, जिसमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए भीषण हादसे के बाद रेलवे में सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाला कवच सिस्टम एक बार फिर से चर्चा में आ गया। कवच सिस्टम दिल्ली गुवाहाटी रेलवे रूट पर लगाया जाना है, लेकिन फिलहाल नहीं है। अगर इस रूट पर कवच सिस्टम होता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। रेलवे का ये कवच सिस्टम अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा बनाया गया है। क्या है कवच सिस्टम और कैसे ट्रेन हादसों को रोकने में हो सकता है मददगार, इस पर खुद रेल मंत्री ने एक बार क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। अब सवाल उठता है कि आखिर कहाँ है कवच सिस्टम? बढ़ते रेल हादसों के पीछे की जो असल वजह है वो क्या है, और कब लगेगी रेल हादसों पर ब्रेक? या ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे यात्री और मुआवजा तय है पर जान की कीमत आखिर क्यों नहीं है? क्या रेल हादसे के पीछे बढ़ता वर्कलोड तो नहीं? क्या रेल हादसे रोकने में फेलियर हो रही है सरकार? सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, जबकि हर बार हादसों के बाद ठोस कदम उठाए जाने की बात करती रही है सरकार। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, सवारियों को निकाल हादसे दर हादसे और उनको रोकने के लिए कवच सिस्टम 2012 में यह अनुसंधान RDSO ने इसका अनुसंधान शुरू किया 2012 में, और उसके बाद ये 19 में इस सिस्टम को इवॉल्व किया गया। लेकिन अभी तक
कहाँ लगा है, कब लगेगा, इसकी जवाबदेही अभी तय नहीं है और इसी वजह से बार जो हम तमाम सिस्टम होते हुए भी हम हादसों को रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक और मुद्दा उठता है वर्कलोड का। क्या वर्कलोड है, क्या कर्मचारी कम हैं, इस वजह से ये हादसे होते हैं? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है रेलवे को लेकर। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद विपक्ष ने किस तरीके से हमला किया सरकार पर, रेल मंत्री पर, वो सुनिए। ये पता चला है जब एक जो हमारा ये चल रहा था, पार्सल ट्रेन चल रहा था, कंटेनर ट्रेन, उसी ने पीछे से धक्का मारा 3147 को और उसमें पार्सल जो रियर में जो एसएलआर था उसी को कैप्साइज हो गया। उसी में कैप्साइज होने के कारण उसी कोच को, डिब्बे को हानि पहुंचा, लेकिन पैसेंजर सेफ है। दुर्घटना की जांच भी होगी, कमिश्नर रेल सेफ्टी के द्वारा दुर्घटना की जांच भी होगी और अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से इस दुर्घटना के जो कारण है उस कारण पे भी पूरा ध्यान देके उस तरह के कारण फिर से कभी ना हो वो व्यवस्था की जाएगी। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। रेल हादसों को कवच कब, ये बड़ा सवाल मंथन में। वर्कलोड एक बहुत बड़ा विषय है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही हैं। उन्होंने इस हादसे के बाद अपने तमाम जो सरकारी मशीनरी है राहत बचाव कार्य में लगाया, वो क्या कह रही हैं, उन्हें सुन लिया जाए। Actual from morning, when nobody was aware the incident, I just got the information about 9 o'clock. Then I started my helping the people, and all the monitoring I did through my chief secretary, my home secretary, my district magistrate, and the police ADG law and order, and with the help of health department, we just sent medical van to disaster team, to our doctors, to medical personalities, to helping hands, to help the family and to restore the normalcy. And especially, you know, the operation rescue operation was over within few hours. And after getting the information in total, then I tried to come, but there was no communication, but there was no flight. So just 4:30 there is a flight, and then I first came here to see all the patients, and patients also, there are some patients from Bardhaman, from Kushtu. बहुत ही भयानक हादसा, भयंकर हादसा। बालासोर हादसा जब हुआ था उस वक्त बहुत सारी बातें कही गई थी कि उसमें आतंकवादी घटना है, वो बहुत सारी इस तरह की बातें हुई थी। अपने कर्म छुपाने के लिए रेलवे ने बहुत सारे कलाबाजियां की थी, एनआईए तक जांच करने गई थी। सबसे जो दुखद पहलू ये है कि इस देश में जितने भी बड़े रेल हादसे हुए हैं, तात्कालिक रूप से जांच, सीबीआई, एनआईए, बहुत सारी बातें हुई हैं कालांतर में, लेकिन जांच रिपोर्ट क्या हुई ये देश को कोई रेल मंत्री बताता नहीं है। और अब उस तरीके की नैतिकता भी नहीं है जैसी लाल बहादुर शास्त्री जी में थी कि एक हादसा हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तो विपक्ष गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है कि भाई हम इस्तीफा दे दो, नहीं देता है। पवन बंसल कांग्रेस के नेता, पूर्व रेल मंत्री, ये कह रहे थे कि भाई हमारी सरकारों में तो रेल हादसों में रेल मंत्री इस्तीफा देता था, उन्होंने खुद दिया है। उसके बाद अब कैसे दे दें इस्तीफा? अभी ताजे रेल मंत्री जी बने हैं। विपक्ष भी गजब करता है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ा है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन रेलवे की नस नस को बहुत अच्छी तरीके से 40-45 साल से समझने वाले ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेता शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं।
बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद शिवगोपाल जी, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। शिवगोपाल जी एक ऐसे नेता हैं कि वो दिन रात रेलवे की चिंता करते हैं, कर्मचारियों की चिंता करते हैं, यात्रियों की चिंता करते हैं, और मैं 40-45 साल से उनको देख रहा हूँ ये नेतृत्व करते हुए। कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत दोनों राजनीतिक मेहमानों का। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। चूँकि विषय रेलवे की व्यवस्थाओं प्रबंधन कुप्रबंधन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, तो आज मैं चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट के तौर पर शिवगोपाल मिश्रा जी से करना चाहूँगा। शिवगोपाल जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक तो इस हादसे पर एक प्राथमिक टिप्पणी आपकी, और उसके अलावा जरा मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि किस ये हादसों की वजह क्या है, क्योंकि आप लोग भी वर्षों से रिपोर्ट बना बना कर रेल मंत्रियों को देते रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। मोटे तौर पर अगर सुई कहीं अटकती है तो ये आकर अटकती है कर्मचारियों की तरफ से कि वर्कलोड बहुत है, भर्तियां नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारे बिंदु हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इन बिंदुओं से हादसे का क्या लेना देना, कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। शिवगोपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और के न्यूज़ को कि आपने ये मौका दिया आपके बीच में आकर के बात करने के लिए। जी देखिए, बात जब भी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो जैसे शमशान घाट पे जाओ तो शमशान बुद्धि आती है, जी, तो वैसे जी। ही सारे देश में चर्चा होने लगती है। और फिर अभी कल से ये नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद में फिर वही, जब तक अगली दुर्घटना नहीं होगी तब तक कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी और कोई ध्यान भी नहीं होगा। मैं दो बातें जानता हूँ, दुर्घटनाओं के दो ही कारण हैं। एक तो यह है कि टेक्नोलॉजिकल फेल्योर और दूसरा मानवीय भूल। तो टेक्नोलॉजिकल फेल्योर का मुझे याद है कि नीतीश जी रेल मंत्री थे, कई दुर्घटनाएं हुई, गैसल में हुई, दूसरी जगह हुई। एक बार उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, हालांकि मैंने उनको मना किया था कि इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं होगा, यहीं पर रहिए। और आपके इस्तीफा देने से कोई, आज का जो समाज है वो ऐसा है नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए, ये जो बोर्ड है वो वही रहेगा, दूसरे लोग वही रहेंगे। तो आप अपनी राजनीतिक तौर पर जिम्मेदारी वहन करते हुए ऐसा कर लीजिए, बाकी कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने एक आदेश दिया था कि हर चीज की लाइफ साइकिल तय होनी चाहिए। लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि जितने दिन के लिए कोई भी पटरी हो, इक्विपमेंट हो, सिग्नलिंग गियर हो, ये जितने दिन की उसकी लाइफ साइकिल है उतने दिन अगर नहीं चलती है तो जो खरीदे वो जिम्मेदार होगा, जो बेचे वो जिम्मेदार होगा। लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं है कि किसी भी वेंडर की जो है वो जिम्मेदारी फिक्स हुई हो या किसी खरीदने वाले की जिम्मेदारी फिक्स हुई हो। जी हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है ढूंढ ढांड करके कोई ना कोई कर्मचारी जो है वो बलि का बकरा बनाया जाता है और जनता में एक संदेश दे दिया जाता है कि मानवीय भूल हुई थी, लोको पायलट की गलती थी या ट्रेन मैनेजर की गलती थी या किसी टेक्नीशियन की गलती थी, किसी जो है वो एसएससी की गलती थी, हम उसको पनिश कर दिए। तो ये जो एक विचित्र विडंबना है वो ठीक नहीं है। हम लोगों ने पिछला बालासोर का एक्सीडेंट हुआ था तब भी इस बात को कहा कि रेलवे को अगर ऐसी दुर्घटनाओं से बचाना है तो हमें हर इंजन को कवच से लैस करना पड़ेगा। जी। और हमें खुशी है कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात को स्वयं माना और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा, और एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने इसको लॉन्च करने का काम किया कि हम इसको लागू करेंगे। और पहले तो स्थिति ये बन गई थी कि जो कवच के विरोधी वेंडर लॉबी थी वो कवच को कहती थी ये तो फेल है, ये टेक्नोलॉजी चलेगी ही नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे रेल मंत्री एक डिब्बे में सवार हुए और चेयरमैन रेलवे बोर्ड दूसरे डिब्बे में सवार हुए, कवच से युक्त दोनों थे, और देखा गया कि जो है वो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सफल पाई गई। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी हम ये तो कहेंगे कि अभी आज की तारीख में रेलवे पर सरकार का फोकस काफ़ी है
और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पीछे अभी सप्लीमेंट्री बजट में 2,25,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मैं समझता हूं कि हम सबसे बड़ी प्राथमिकता के आधार पर अगर कवच का इस्तेमाल कर ले तो ये जो जन की हानि हो रही है और हमारी पटरियां टूट रही हैं, हमारे डिब्बे गिर रहे हैं, माल की भी हानि हो रही है, इससे हम लोग बचाने का काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने कहा कि वर्कलोड, तो ये निश्चित तौर पर आप समझिए कि कर्मचारियों पर वर्कलोड बहुत अधिक है। अभी जिस अनिल कुमार की मृत्यु हो गई है हमारे लोको पायलट की, वो व्यक्ति 4 रात कंटिन्यूअस जो है उसने गाड़ी चलाई है, मालगाड़ी, और फिर 5वें दिन सवेरे सवेरे उसको 6:40 पर फिर मेमो दे दिया गया कि आपको ये गाड़ी ले जानी है। तो ये भी एक तरीके से ये ठीक नहीं है। और शिव गोपाल जी, नियम क्या है? नियम क्या है, जरा दर्शकों को भी बताइए कि नियम क्या है। यही है कि ये तमाम इंक्वायरी कमेटीज ने तमाम जगह, अभी पीछे जब आंध्र प्रदेश में दुर्घटना हुई थी तो उस समय ये साफ तौर पर कहा गया कि एक रात गाड़ी चलाने के बाद में फिर दूसरी रात उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन तमाम चूंकि परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रेस्टिंग आवर्स को स्प्लिट करके तमाम जोन्स ने 2 रात का मैक्सिमम 2 रात का ऑर्डर निकाल दिया है कि 2 रात से ज्यादा लोको पायलट को गाड़ी नहीं दी जाएगी, नहीं चलवाई जाएगी। मुझे नहीं मालूम है कि इनके यहाँ ये कौन सा कानून है जिसमें 4 रात गाड़ी चलाने के बाद भी सवेरे आप कह देंगे उसी लोको पायलट से कि आप गाड़ी चलाइए। दूसरी बात, ये सही है कि पीएलसी था, लेकिन पानी की बरसात भी बहुत हुई थी, ऑगमेंटेशन भी वहां पे बहुत था, तमाम लाइनें जो हैं उनके किनारे पानी भी बहुत भरा हुआ था। तो जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाए कि आखिरी से ये टेक्नोलॉजिकल फेल्योर है या ह्यूमन फेल्योर है, तब तक ये कह देना कि ये लोको पायलट की गलती है, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ये पोस्टें खाली हैं। मैंने कई बार ये बात कही है कि 2 लाख से ज्यादा पोस्टें आज की तारीख में हमारे जो है वो सेफ्टी कैटेगरी के लोगों के खाली है। हालांकि ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक सिस्टम बनाया है, एक जो है वो कैलेंडर बनाया है जिसके आधार पर ग्रुप 3 की वैकेंसी जो है वो पहले भरी जाएंगी, जिनमें हमारे लोको पायलट्स भी आते हैं। लेकिन लोको पायलट की पिछली बार भी भर्ती हुई, 1,48,000 लोग भर्ती किए गए थे, उनमें लोको पायलट की संख्या काफी थी, लेकिन कुछ मेडिकल में फेल हो गए, कुछ जो है वो साइको में फेल हो गए, कुछ जो है वो इतने पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं कि वो दूसरे इम्तहान साथ में देते रहते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हमारे को एक बफर रखना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। और दूसरी बात, एक जो ये कहते हैं कि हम नए इंजन लाएंगे, नई गाड़ी चलाएंगे, नई पटरी बिछाएंगे, लेकिन नया क्रिएशन नहीं करेंगे, तो ये इस विधा को भी हमको दूर करना पड़ेगा। क्रिएशन, जरा शिवगोपाल जी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जरा स्पष्ट करिए कि नया क्रिएशन क्या है, दर्शकों को जरा समझाइए कि नया क्रिएशन क्या नहीं करेंगे, किस चीज से इनकार करते हैं, वो क्या है नया क्रिएशन। मान लीजिए आप कोई नई गाड़ी चलाएंगे तो आपको नए लोकल पायलट की जरूरत होगी, एक असिस्टेंट लोको पायलट की जरूरत होगी, एक ट्रेन मैनेजर की जरूरत होगी, अगर पैसेंजर ट्रेन है तो कुछ टीटीज की जरूरत होगी, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कुछ स्टाफ की जरूरत होगी। तो ये जो नई पटरी बिछाएंगे, नया जो है पटरी बिछाएंगे तो उसके लिए नए ट्रैकमैन की जरूरत होगी, कीमैन की जरूरत होगी, उसके लिए नए एसएससीज जेईज की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ एक भारत सरकार का नियम बताया जाता है कि ये उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक हम आपको नई पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप एक मुर्दा लाइए एक जिंदा ले जाइए, इनका प्रिंसिपल है, पोस्ट को सरेंडर करना होगा। जहां ऑलरेडी इतनी शॉर्टेज हो वहां सरेंडर कैसे हो सकता है? तो उसकी वजह से हमेशा नई पोस्टें क्रिएट नहीं हो पाती हैं। अभी इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यक्रम चला है, पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। आप पूछिए जरा इन लोगों से कि कितनी पोस्टें इलेक्ट्रिफिकेशन में आपने क्रिएट की, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, आप यहाँ से हाथ उठाते हैं दूसरी जगह लगा देते हैं। तो इससे जो है वो काम का बोझ जो है कर्मचारियों पे बढ़ रहा है, वो तनाव में है और अपने स्ट्रेस में रहते हुए ये गाड़ियां इस तरीके से नहीं चल सकती हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब तक कर्मचारी पूरे तनाव रहित माहौल में काम नहीं करेगा, उसको समय से रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको पूरी जो है वो तरीके से एक तरीके से जो मानसिक तौर पर उसको एक बात का संतुष्टि नहीं होगी कि हमें समय से अपने घर जाने का मौका मिलेगा, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी कर्मचारी इस तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन दुर्घटना
खराब है, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग फेडरेशन की तरफ से, यूनियन की तरफ से भी बराबर अपने साथियों को इस बारे में काउंसिल करते रहते हैं। एक और चीज है, कर्मचारियों के ऊपर एक जबरदस्त दबाव है कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए, किसी भी हालत में रुकनी नहीं है। ऑपरेटिंग के अधिकारी चाहते हैं कि गाड़ी में कोई भी विराम नहीं लगे, और सेफ्टी कहती है कि सेफ्टी का वायलेशन नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे के बरखिलाफ सोच है, तो इसको भी एक तरीके से देखने की आवश्यकता है। अभी बालासोर के बाद हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने डीओ लेटर लिखा सारे जनरल मैनेजर्स को कि कोई भी शॉर्टकट नहीं करेगा। लेकिन ये 4 रात को ड्यूटी करने के बाद में 5वें दिन सवेरे ड्यूटी लगा देना, ये शॉर्टकट नहीं है क्या? इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत सारे सवाल हैं। शिव गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। बहुत सारे सवाल हैं। शिव गोपाल मिश्रा ने बहुत सारी चीजों को खोल कर रख दिया है, बहुत सारी चीजों को जो पर्दे में छिपाकर एक खेल चलता रहता है अंदर अंदर रेलवे बोर्ड में। ये लाबी, वो लाबी, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, इनकी लाबी, उनकी लाबी। शिव गोपाल मिश्रा ने बहुत सारी लॉबीज का पर्दाफाश किया है के न्यूज पर। आज मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक से लौटूंगा तो जरा तलाशने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ये लोग कौन हैं, ये लॉबियां कौन हैं, क्यों करते हैं ऐसा, और सरकारें ढकती क्यों हैं, नेता ढकते क्यों हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। रेल हादसों पर कवच का आज मंथन में यही बड़ा सवाल, और कवच को लेकर भी ब्रेक से पहले रेलवे कर्मचारियों के बहुत देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक शिव गोपाल मिश्र जी ने बता दिया किस तरीके से लॉबी चलती है रेलवे के अंदर। पहले कवच को ही फेल करने पे लगे हुए थे, अब कवच रफ्तार से बढ़ नहीं रहा, लग नहीं रहा। हो सकता है कोई लॉबी इसमें भी लगी हो, बहुत सारी लॉबीज चलती हैं, लेकिन मरता है यात्री और मरता है कर्मचारी। सीधे आलोक भदौरिया, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। आलोक जी, शिव गोपाल जी ने बहुत कुछ रेलवे की जो अंतर कथा है, चूँकि 40-45 साल का उनका अनुभव है रेलवे में, एक एक चीज़ को उन्होंने देखा है, समझा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी कि भाई वर्कलोड भी है, तमाम चीज़ हादसे होते हैं तो हाय हत्या मस्ती। वो कह रहे हैं कि जैसे किसी की मौत पर शमशान घाट में जाइए तो लगता क्या हा दुनिया व्यर्थ है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। क्यों बंदे, क्यों किसके लिए करते हो, ये धन किसके लिए एकत्र करते हो, क्यों संचय करते हो, इस तरीके के विरक्ति के भाव आते हैं। उसी तरीके के भाव हर हादसे के बाद ऐसा लगता है किसी की भी सरकार रही हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, हाय हत्या मस्ती है। अब आपको ध्यान होगा, हम लोग कई बार चर्चा भी किए थे इसी के न्यूज़ के मंच पर, जब बालासोर का एक्सीडेंट हुआ था तो ये कहा गया था तो आतंकवादी घटना है, NIA पहुंच गई, CBI जांच की सिफारिश हो गई। उस जांच का क्या हुआ, आपको पता चला क्या, हमें पता चला क्या, शिव गोपाल जी को पता चला क्या, महेंद्र को पता चला क्या, जपेंद्र को पता चला क्या? नहीं पता चला किसी को। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी, आपने एक शब्द का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया कि विरक्ति का भाव। मुझे लगता है कि ये जो शासक वर्ग आ गया है ना, इसको लोगों की जान माल की अगर चली जाए, इसमें विरक्ति का भाव होगा। अरे मरते हैं तो मरे, क्या फर्क पड़ता है। उसका आपने एक अच्छा इस्तेमाल किया है, तो मैं उसकी व्याख्या इस तरीके से करना चाहूंगा। इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। 2023-24 में कवच को लेते हुए जो बजट दिया गया था, बजट था 710 करोड़। खर्च कितना हुआ? लगभग 352 करोड़। अगर एग्जैक्ट फिगर लेंगे तो एग्जैक्ट फिगर है 351.91 करोड़ खर्च हुआ। जब बजट आपके पास 710 करोड़ था तो उसका आधा खर्च हुआ। कौन जिम्मेदार? आपने किसी मंत्री की बड़ी लंबी चौड़ी बाइट चला दी, क्या उनको इस चीज का अफसोस हुआ? क्या उनके ऊपर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस नहीं चलना चाहिए? क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? कवच इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप मानते हैं? उसका फील्ड ट्रायल आपका 2016 से चालू हुआ, 16 से फील्ड ट्रायल इसका चालू हुआ। लेकिन इसके बाद आपके हम 2024 में हम खड़े हुए हैं। 2024 में आप जनवरी में, फरवरी में जो लास्ट में जो संसद के अंदर जो इन्होंने बताया है मंत्री ने आपके, तो बड़े को बोले कि हमने तो टेंडर फ्लोट कर दिए।
अरे टेंडर फ्लोट करना क्या मतलब है? आप हमको ये बताइए 23-24 में आपका खर्च क्यों नहीं हो पाया? कवच क्यों नहीं लग पाया? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं या नहीं है? आपने बालासोर में क्या किया? आपने बालासोर में क्या किया? जब वो ट्रेन की पटरियां चालू हो गई, ट्रेन की मरम्मत कर दी गई, वहां से जब ट्रेनों की जब आवाजाही चालू हो गई तो आप उसको झंडी दिखा रहे हैं। रेल मिनिस्टर इसलिए होता है कि झंडी दिखाए। कमाल हो गया भाई। आज तक क्या इससे पहले रेल दुर्घटना होती है, इतने रेलवे के सब इतने सारे वर्क फोर्स ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ में, कार्यकुशलता के साथ में लगकर उसको रिस्टोर करता है रेल ट्रैफिक को। मैंने तो कभी किसी रेल ट्रैफिक को जब सुचारू किया जाता है तब झंडी दिखाते किसी मिनिस्ट्री को तो नहीं देखा। अब हमारे जो इससे पहले के जो फेडरेशन के हैं वो मेरे को बीच में करेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं। क्या रेल मतलब ट्रैक की रेस्टोरेशन में कोई किसी मंत्री ने आज तक झंडी दिखाई है क्या? नहीं दिखाई है। देखिए आपके वो बता भी रहे हैं कि नहीं दिखाई है। तो ये मजाक है, ये मजाक है। इसको दुर्गेश जी आप जैसे लोगों को समझना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा। आप झंडी दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आपको जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय भी मैंने कहा था ये मंत्री का क्या काम है भाई, रेस्टोरेशन में झंडी दिखाना? अरे जो बंदा रेस्टोर कर रहा है, ट्रैक रेस्टोर कर रहा है, क्या आज तक पहली बार क्या बालासोर में ही रेस्टोर हुआ? इससे पहले तो लगता है कोई दुर्घटना हुई तो आज तक कभी रेलवे तो सारा स्टाफ तो इतना नकारा था कि वो लगता है कि 10-15 दिन तक वो रिस्टोर ही नहीं करता था। ऐसा हुआ है क्या? कभी कभी नहीं हुआ। जान जोखिम करके पूरी मेहनत से, पूरी कार्यकुशलता से, पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता के साथ में ट्रैफिक को, रेल ट्रैफिक को बहाल किया जाता है। तो बहरहाल मेरा एक मानना यह है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बजट मिलने के बाद भी आप आधा बजट खर्च नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अब दोबारा से मंत्री बन गए, फिर उसी विभाग के मंत्री बन गए, कर क्या रहे हैं? फिर करें कि हमें जांच होगी। अरे मुझे जांच से नहीं मतलब है, पहले आप अपना बताइए आप खर्च क्यों नहीं कर पाए, आपने क्या एक्शन? आलोक जी, हमें लगता है इस देश की जनता इस जांच रूपी पुड़िया से संतुष्ट भी हो जाती। पुड़िया में बना के ये नेता यूं दे देते हैं कि लो भैया पकड़ो और इसको अपना खोलते रहो, जांच रूपी पुड़िया, और कुछ नहीं है। नहीं, महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो आपने जो मुद्दा उठाया ना, इस तरीके से अगर मुद्दा उठाया जाएगा तो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जब वो झंडी दिखाई जा रही थी तब भी मैंने आपके चैनल में कहा था कि मैं तो बहुत चौंका, और आपके रेलवे के एक्सपर्ट ने भी चीजें कर दी। अच्छा, कुछ चीजें हैं तो ये जो बहुत टेक्निकल होती है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट में जितना कर सकता हूँ, जैसे तमाम चीजें हैं कि इतने रूट किलोमीटर होने हैं, 139 लोकोमोटिव पे लगने हैं या लगे हैं, तो क्या मतलब है भाई? बाकी आप हमको ये जानकारी क्यों नहीं देते कि आप कवच का आप कब तक लगा देंगे? मुझे तो सीधी जानकारी चाहिए। लेमैन को क्या मतलब कि आपने टेंडर दिया, इतने का दिया, इतने लोकोमोटिव का दिया, इतने रूट किलोमीटर का दिया, इससे मेरा क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं जब उस ट्रेन में चल रहा हूं, दुर्गेश जी आप उस ट्रेन में चल रहे हैं तो उस ट्रेन में एंटी कोलाइजन डिवाइस लगा है, नहीं लगा? नहीं लगा है, कब तक लग जाएगा? क्या अक्टूबर तक लग जाएगा? क्या नवंबर तक लग जाएगा? कॉर्पोरेट का तो आप बहुत तेजी के साथ में चल देते हैं, उनका 14.5 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, और यहाँ आप बजट कितना देते हैं? 710 करोड़। मजाक हो गया भाई। और अच्छा, आपने इंतरिम बजट में कितना दिया? 560 करोड़। क्यों दिया भाई 560 करोड़? आपने क्या, आपके पास में 2000 करोड़ नहीं है? अरे भारत सरकार अपना विज्ञापन 1 महीने का रोक ले तो 2000 करोड़ से विज्ञापन होगा, रेलवे में एक यात्री सुरक्षित हो जाएगा। और क्या आपके पास में टीम नहीं है? टीम नहीं है तो बाहर के लोगों को क्यों नहीं लाते? सवाल ये है कि अब महत्वपूर्ण चीज है जो आपने बताया। एक तो ये कि पैसेंजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है सेफ्टी में जो जुड़े हुए जो लोग हैं वहां पर पोस्ट वैकेंट है, खाली 2 लाख पद हैं। शिव गोपाल जी करें कि 2 लाख पद खाली हैं। और जो बहुत ही दुखद हादसे में ये मारे गए हैं जो लोको पायलट हैं अनिल कुमार जी, वो 4 दिन से चला ही रहे थे, आज भी भेज दिए गए। वो ठीक है, वो चला रहे थे, उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं इसमें कहूंगा कि जो सेफ्टी से जुड़े हुए, सेफ्टी वाला केवल लोकोमोटिव का जो पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है, वो नहीं इंपॉर्टेंट होता। बहुत सारे उसके होते हैं, सिग्नलिंग व्यवस्था से हैं, सब चीजों से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो ट्रैक चेक करते हैं वो भी लोग होते हैं। वो जो सेफ्टी से जुड़े हुए, उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कितने पोस्ट खाली हैं, इस पोस्ट को खाली करने के लिए रेल मिनिस्टर जिम्मेदार है कि नहीं है? वो पोस्ट इतने सालों से क्यों खाली पड़े हुए हैं? पहली बात तो इसका जवाब होना चाहिए। और तीसरा जवाब होना चाहिए कि जो ये रेलवे बोर्ड, जब एक स्टैंडर्ड एसओपी बनी हुई है, जब रेस्टिंग आवर्स बिल्कुल बाकायदा डिफाइन है,
कि इतने घंटे के बाद में चलाने के बाद में आपको रेस्ट दिया जाना था, तो वो कौन अधिकारी है जिसने दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई है, उसका नाम क्यों नहीं आ पा रहा है? रेलवे मिनिस्टर क्या इतना भी अगर नहीं कर पा रहा है कि जिसने वो आदेश दिया, ऐसी वो चेन तो होगी ना, ठीक है। ग्रुप ऑफ चेन होगी, 5 6 7 8 10 वो जो चेन के अधिकारी होंगे ना, उनके खिलाफ क्या उसने नोटिस दिया, नहीं दिया? अगर रेलवे मिनिस्टर इससे भी इनकार है तो जांच होती रहेगी, जैसे आपने बताया, पुड़िया पकड़ा दी जाएगी, फिर आप सोते रहिए, फिर अगले में जागिए, फिर करिए। भैया आप जवाबदेही कब लेंगे ये तो बता दें। ठीक है, मैं पूछता हूं आलोक जी, मैं कुंवर जपेंद्र से पूछता हूं। कुंवर जपेंद्र, सीधे सीधे स्पेसिफिक सवालों का जवाब दीजिएगा आज। आलोक जी ने जो 3 बिंदु उठाए उन पर आपका जवाब केंद्रित होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी देश में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक भारतवासी की जो जान है वो बहुत ही कीमती है, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब जहां तक रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री का सवाल आता है, तो डेफिनेटली रेलवे बोर्ड के अंडर जो एक स्टैंडर्ड एसओपीस जिसका एक जिक्र निकल के आया है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जब जब स्टैंडर्ड एसओपीस को वायलेशन होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेंटेनेंस उसमें बहुत बड़ा इशू है, और सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी को लेकर तो डेफिनेटली जो भी बजट वाली बात आई है, तो डेफिनेटली उसमें बजट को लेकर जवाबदेही है, खामियां हैं, खामियों से इनकार नहीं किया जा सकता कि बोर्ड के लेवल पे, कर्मचारियों के लेवल पे उन्हें स्टैंडर्ड एसओपीस का पालन नहीं कराया जा रहा, उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा है, तो बहुत सी चीजों में सुधार की आवश्यकता है। इससे सरकार और मिनिस्ट्री इनकार नहीं करती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री से अगर कुछ निर्णय होते हैं और वो कहीं ना कहीं बोर्ड की राजनीति का शिकार होते हैं, क्योंकि बोर्ड तो कहीं नहीं जा रहा ना, बोर्ड तो चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उससे पहले किसी की है, बोर्ड का एक अपना बना बनाया ढर्रा है, वहां भी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यहाँ अहम का इशू बना लिया जाता है। अब ये ह्यूमन एरर है या ये टेक्निकल एरर है, ये सब जांच में चला जाएगा, जांच होती रहेगी, लेकिन जांच होना ही इसका हल नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जवाबदेही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी विभाग की है, रेलवे बोर्ड की है। वर्तमान सरकार उससे इनकार नहीं करती है, और सरकार के स्तर से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, केंद्रीय सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर हम पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसमें टेक्निकल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च किया जा रहा है, चाहे वो हमारी हवाई कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे के जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेशंस का, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस है, उसकी मॉनिटरिंग है, रेलवे बोर्ड की भूमिका है। नहीं, मैं आज सिर्फ सुरक्षा पे बात करूंगा। मैं आज ना हवा में उड़ूंगा, ना मैं बस के ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, मैं आज केवल रेलवे ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, और सिर्फ सुरक्षा की बात करूंगा। आप स्टेशन चमाचम कर दीजिए, टॉयलेट 5 सितारा बना दीजिए, लेकिन अगले स्टेशन पर ले जाके जान खतरे में डाल दीजिए, ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। माफ कीजिएगा कुंवर जपेंद्र सिंह। नहीं, हमने स्वीकार करा है कि खामियां हैं, और उन खामियों को दूर करने की दृष्टि से सरकार और बोर्ड को निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। वो काम आज आप सभी लोग, इतने नॉलेजेबल लोग और उसमें रेलवे महकमे से जुड़े हुए और उनकी रग रग से वाकिफ हैं, तो डेफिनेटली उन सुझावों का भी सरकार संज्ञान लेती है। ऐसा नहीं है, आप अपने अभी मिश्रा जी ने इतने अच्छे सुझाव दिए, तो ऐसा है नहीं कि मिश्रा जी बोर्ड को सुझाव नहीं देते हैं या मिनिस्ट्री को सुझाव नहीं देते हैं। उन सुझावों के ऊपर काम हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, और सेफ्टी को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं। निश्चित तौर पर यह सरकार की मंशा है, और उसके ऊपर काम होना सुनिश्चित किया जाना है। और जो ये दुर्घटना हुई है, निश्चित तौर पर हम सब लोगों को इस पे संवेदनाएं तो हैं ही, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, और हम पूरे मानकों का उपयोग करते हुए अपने कर्मचारियों को प्रेशर से बाहर निकाल कर उनका उपयोग करें, तो की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है। दीपक पांडे की तरफ रुख करूंगा। दीपक पांडे, आपकी पार्टी लगातार सुबह से आज ये कह रही है कि ये रील मंत्री हैं, ये रील बहुत बनाते हैं, रेल का काम नहीं करते। ठीक है, वे आप विपक्ष हैं, आपको कहने का अधिकार है, हक है,
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपकी 10 साल की यूपीए सरकार की तुलना भी, आपने अगर ये ट्विटर पर या अन्य जगह इन चीज़ों को लाया गया तो आपकी भी कलाई खोली है लोगों ने कि भाई आपके यहाँ भी दुर्घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, लेकिन वास्तव में दुर्घटनाएं मेरी दुर्घटना तेरी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी ये कह के बच जाएगी कि नहीं यूपी में बहुत हुई थी तो अब भी उतनी करके हम मानेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपक पांडे। देखिए भाई साहब, सबसे सर्वप्रथम तो इस घटना की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार के रेल मंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे और इस चीज का क्या कहते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं कि वो सबसे पहले तो इस। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। नहीं है जो सबसे पहला काम, और जनता को चूरन जो बांटने वाली बात है उसको बंद करें। यदि चूरन देना बंद नहीं करेंगे तो उससे हम लोगों का कोई काम नहीं हो पाएगा। चूरन देना उन लोगों को बंद करना पड़ेगा और सरकार में काम करना पड़ेगा। इस सरकार। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। दीपक पांडे की आवाज ठीक की जाए। मैं महेंद्र सिंह की तरफ रुख करूंगा। दीपक बोलिए, आप आ गए हैं, बोलिए, कंप्लीट करिए। भाई साहब, हम लोग यही चाहते हैं कि रेल मंत्री जी तत्काल दबाव से, हमारी अगर सरकारें थी तो हमारे रेल मंत्री जी उसको जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग तुरंत इस्तीफा देते थे। सबसे पहले तो इस्तीफा दें और रेलवे बोर्ड में जो भी खामियां बता रहे हैं, अगर हम सरकार में हैं तो रेलवे बोर्ड से बात करके उन खामियों को दूर किया जा सकता है। रेल मंत्री के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? अभी शिव गोपाल जी ने कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मना किया था कि इस्तीफा मत दो। बोर्ड का जो काकस है, अभी कुंवर जपेंद्र भी स्वीकार कर रहे हैं उसको, जो बोर्ड का काकस है, लॉबी है, उनको तोड़ने की जरूरत है। आप विपक्ष में हैं, आप दबाव बनाइए सरकार पे कि लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो। रोड से लेकर के सदन तक एक ही दबाव बना रहे हैं कि जो भी हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैसे हमारे लोको पायलट जी की क्या कहते हैं कि आज वो नहीं रहे इस दुनिया में जो हम लोगों के साथ, तो 4 दिन से लगातार वह कार्य कर रहे थे। ऐसा क्यों विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि हमारे एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को 4-4 दिन गाड़ी चलानी पड़ी। जब जगह खाली है तो उस रिक्त स्थान को सरकार क्यों नहीं भर रही है? सबसे पहली तो उनको जानकारी ये लेनी चाहिए माननीय मंत्री जी को। नहीं, मंत्री जी को है, मंत्री जी को जानकारी तो होगी। दीपक, मंत्री जी आईएएस अफसर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पिछला टर्म अभी रेल मंत्री के रूप में कर चुके हैं, उनको सब पता होगा। लवाड़ कर रहे हैं और इसका हम लोग क्या कहते हैं कि पुरजोर विरोध करते हैं कि आप जनता की जान माल के साथ खिलवाड़ ना करके रिक्त स्थानों को भरिए, हमारे युवाओं को नौकरी दीजिए। ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है और लगातार इस सरकार में विगत कई सालों से ये घटनाएं होती जा रही हैं और हम इस पे ध्यान, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र सिंह की तरफ रुख करेंगे। महेंद्र सिंह, बड़े ज्वलंत मुद्दे आलोक जी ने और शिव गोपाल जी ने उठाए हैं। शिव गोपाल जी ने वहाँ जिक्र किया कि वहाँ एक लॉबी चलती है और आलोक जी ने कहा कि भाई ये इतने सारे डेवलपमेंट रेलवे में हो गए, कितनी वंदे भारत चल गई, कितनी टॉयलेट 5 स्टार टॉयलेट बन गए, स्टेशन 7 स्टार हो गए, तमाम 5 सितारा होटल स्टेशन पे बन गए। अब किसके बने हैं, क्यों, किसने बनवाए, सबको पता है। लेकिन जो यात्री जो चलता है, और एक बात और, जितनी जर्नल ट्रेनें थी उनको सब स्पेशल बना के किराया बढ़ा दिया गया। मतलब यात्री की ना जान की चिंता है ना जेब की चिंता है। आप धक्का पेल बनाते रहो, 5 सितारा स्टेशन बना लो, लेकिन कवच नहीं लग पाया। 710 करोड़ रुपया अलर्ट हुआ था, आधा भी नहीं खर्च हो पाया। महेंद्र सिंह जी, दरअसल ये दुर्घटना तो बड़ी दुखद है, लेकिन अगर आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं तो रेलवे में अगर आपने हाल फिलहाल ट्रेवल किया हो तो एक कॉमन शिकायत है लोगों की कि खाना बहुत खराब है, साफ सफाई नहीं है, ट्रेनों की हालत खराब है। आप जो स्लीपर में चलते हैं जो लोग, वहां जनरल बोगी की तरह वो बोगियां हो गई हैं। जो एसी में चलते हैं, एसी 3rd क्लास में, वहां पर भी लोग घुस के बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन इशूज हैं। जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है रेलवे में। आप किसी से भी बात कर लीजिए जो रेलवे में आसपास जाता है। दूसरा, जो आप किराए की बात कर रहे हैं, किराए में इन्होंने इस तरीके से सिस्टम लगा दिया है कि शताब्दी अगर कानपुर से दिल्ली आना चाहें, जो 750 रुपए उसका किराया है, वो कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि डायनामिक फेयर लगा हुआ है। तो एक तो महंगा कर दिया गया, फैसिलिटीज कम है, किराए महंगे हो गए, तमाम अच्छी गाड़ियों में डायनामिक फेयर लगा दिया गया। सरकार खुद इस चीज को बढ़ावा दे रही है, डायनामिक फेयर को।
जबकि वही अगर प्राइवेट टैक्सी वाले करते हैं तो उन पे कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो एक तो डायनामिक है, तो फैसिलिटीज कुछ नहीं है। दूसरा, शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत अहम और बुनियादी चीजें उठाई हैं। वो 2-3 बातों पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक, उन्होंने कहा कि 4 रातों से वो सोया नहीं है। निश्चित तौर पर उसे कंपेल किया गया, जबरन उससे काम कराया गया। 3 रातों से जबरन काम कराया जा रहा था, चौथी रात को भी जबरन काम कराया गया, जबकि एक स्टैंडिंग ऑर्डर अगर है कि 2 रातों से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। वैसे तो 1 रात से ज्यादा नहीं काम कराने का होना चाहिए प्रावधान। दूसरा ये कि ये क्यों नौबत आई? नौबत इसलिए आई क्योंकि मैन पावर नहीं है। 2 लाख लोग अगर, बकौल शिव गोपाल मिश्रा जी, 2 लाख लोग अगर सेफ्टी कैडर में खाली हैं रिक्त, तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा। 12 लाख कर्मचारी हैं रेलवे के, उसमें 2 लाख तो केवल सेफ्टी में खाली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में 2023 में बताया था कि 3,12,000 समथिंग पद जो हैं रिक्त हैं। अब आप सोचिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में 25% पद रिक्त हो, उस 25% लोगों के ना होने का खामियाजा, और आप देखिए 20% के करीब सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट में रिक्त हैं। टोटल नंबर्स में बात की जाए जो 2 लाख से ऊपर, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सेफ रहेगा जो पैसेंजर जा रहा है, जबकि 2.5 करोड़ लोग रोज ट्रेन में होते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है हिंदुस्तान की ट्रेन का। तो सेफ्टी के लिए कोई काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। काम हो रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए, जितना होना चाहिए, नहीं हो रहा है। पद रिक्त हैं जिनकी जिम्मेदारी है सेफ्टी की। कवच सिस्टम भी, केवल मैन पावर नहीं होगा तो कवच सिस्टम भी काम नहीं करेगा। कवच सिस्टम सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि सिर्फ लगा दिया और काम करेगा। उसकी देखभाल के लिए भी लोग चाहिए, उसकी देखभाल के लिए भी तमाम स्टाफ चाहिए, वो भी नहीं है। फंड चाहिए बहुत ज्यादा, फंड नहीं होगा उतना रेलवे के पास जिस तरीके से बजट एलोकेट होता। 700 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला है। ट्रैक जो है 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है। 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर कवच की लागत आती है मोटे तौर पर, क्योंकि आरडीएसओ ने डेवलप किया है। ये बाहर का लगता तो 2 करोड़ के आसपास आती। बावजूद इसके इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर पर वो ट्रैक जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए कि आपके पास जिस तरीके से कारपोरेट में सिस्टम होता है कि आपने 8 घंटे नौकरी कर ली, पंच इन किया, पंच आउट किया, उसके बाद आप चाहे भी तो वहां उस कंपनी में नहीं जा सकते, नहीं काम कर सकते, वो आपको पंच इन लेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर लोको पायलट के लिए ये व्यवस्था हो, तमाम सेफ्टी के या तमाम जो कर्मचारी रेलवे अगर इस चीज को अपनाए, बहुत छोटा सा है, बहुत कम फंड लगेगा कि आप कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। लोको पायलट अगर उसके पास ये कार्ड होता है इस तरीके का कि पंच इन करता और 8 घंटे या 10 घंटे के बाद उसकी ड्यूटी खत्म, उसको चाह के भी अधिकारी कोई कंपेल नहीं कर सकता था कि आप ड्यूटी करिए। तो ये मेजर्स हैं, कुछ उठाने चाहिए। नहीं, मिश्रा जी कह तो रहे हैं कि गाड़ियां चलती रहें। एक तरफ आदेश देंगे कि 2 दिन से ज्यादा चलानी नहीं, और दूसरी तरफ प्रेशर है कि भैया गाड़ियां चलती रहें, उनकी गर्दन बसती रहे। मंत्री जी ने अगर लोकसभा में कह दिया गाड़ी चलेगी तो फिर चलेगी। ये बिल्कुल, ये सारे डिपार्टमेंट्स, आप सरकारी डिपार्टमेंट में देखिए, चाहे स्कूल से लेकर के ग्राम विकास मंत्रालय से लेकर के तमाम मंत्रालयों में देखिए आप, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। एक एक कर्मचारी के ऊपर चाहे जितना भार हो, गाड़ी लेकिन चलती रहनी चाहिए। ये बिल्कुल मूल मंत्र है। अब कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक क्या करें? उनके प्रमोशन पे असर पड़ेगा, वो आगे जिस पद पे हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। नीचे वाला भी यही सोचता है कि नौकरी जा सकती है, सस्पेंड हो सकते हैं। ऊपर उसके ऊपर वाला भी दिक्कत में है, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि केवल लोको पायलट पे प्रेशर है, तमाम कर्मचारियों पर प्रेशर है, ऊपर से लेके इसी पे तो हम बात कर रहे हैं, प्रेशर और वर्कलोड पर ही आज हम बात कर रहे हैं और सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। जी जी, और ये निश्चित तौर पर इसमें जो सेफ्टी के लोग हैं, अगर 2 लाख पद उनके ही खाली हैं तो आप राम भरोसे ट्रेन में बैठ रहे हैं, राम भरोसे ट्रेन चल रही है, क्योंकि वर्कलोड है, स्ट्रेस है, अंडर रेस्ट है सारे कर्मचारी। वो कैसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कवच लगाने की रफ्तार बहुत धीमी है, बजट तक का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा जितना उसके लिए एलोकेट होता है।
ठीक तो है। आप कैसे मतलब इंश्योर करेंगे कि सेफ है अगर कोई राइड कर रहा है? ठीक है महेंद्र सिंह, मैं शिव गोपाल जी को जरा एक बार फिर ले लूं। मैं चाहता हूं, चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त आया है। शिव गोपाल जी, बहुत सारी चीज़ें आपने लगभग दर्शकों के सामने रख ही दी हैं। एक और मेरे दिमाग में ये प्रश्न है कि जैसे ये पद खाली हैं, पद ना भरे जाने की वजह क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो रेलवे बढ़ रहा है क्या? बार बार आपकी यूनियन या बार बार विपक्ष कहता है कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो रेलवे को भी निजीकरण में दे देगी, और बहुत सारी इस तरीके के दृश्य भी आते रहते हैं कि भाई अब ये किसी न किसी पूरी रेलवे का निजीकरण होना ही है। तो क्या इस वजह से पद नहीं भरे जा रहे हैं? क्या ये बड़ी वजह है और यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? गौतम जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय रेलों का निजीकरण नहीं हो सकता जी। लेकिन जो, और ये बात एक नहीं, कॉन्सिक्यूटिव मंत्री कहते रहे हमारे आज मित्र दिग्विजय सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक हमारे रनिंग स्टाफ के सेमिनार में कहा कि जब सेना का निजीकरण हो जाएगा उसके बाद ही भारतीय रेल का निजीकरण हो सकता है। तो मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है वो बड़ी खतरनाक है। वो ये है कि ये सही है कि आज रेगुलर कर्मचारियों की संख्या घट रही है लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है जी। वो आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो स्किल्ड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, उनको रेलवे के बारे में जो इंट्रिकेसीज हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका वो ज्ञान नहीं है। तो रेलवे वो डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर कि चूना पुताई करनी है या कुछ ऐसा काम करना है जी। हमें सिग्नलिंग जैसे इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ प्रॉपर ट्रैक ज्योमेट्री का ख्याल करना है, जहाँ इंजनों में इतने सोफिस्टिकेटेड जो है वो सेंसर्स आ गए हैं, एक तरीके से टेक्नोलॉजी है वहाँ की, तो वहाँ पर हमें एक ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता है। तो ये जो एक इनडिस्क्रिमिनेट आउटसोर्सिंग है वो हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त खतरा है और वो सेफ्टी के लिए भी जबरदस्त खतरा है। हम बराबर इस बात को उठा रहे हैं कि भाई आप मोटा ये लीडिंग लोडिंग का काम आप प्राइवेट से करा लीजिए, समझ में आता है, लेकिन जहां टेक्नोलॉजी है वहां पर इस तरीके का काम मत करिए। और कई बार ऐसा जो है वो हमारे कमेटीज की रिपोर्ट में आया है, खन्ना कमेटी की रिपोर्ट में आया है, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि ये सब काम जो है वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हर कमेटी ने एक बात कही है कि कर्मचारियों पर एक लिमिटेड आप बोझ डालिए, उनको भी इंसान समझिए। और हमारे लोको पायलट्स को तो सबने जन्नेंद्री, मतलब ये समझ लिया है वो इंद्रजीत है, उसकी इंद्रियां कभी फेल नहीं होगी जी। हर स्टाफ को कुछ न कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो है बैकअप है कि गाड़ी अगर गलती कर जाए वो तो गाड़ी को दूसरा कोई रोक सकता है या मशीन रोक सकती है, टेक्नोलॉजी रोक सकती है। लेकिन जब तक ड्राइवर को कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी, कवच या एसीडी जैसा, तब तक उससे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो गलती नहीं कर सकता है या वो जो है वो गाड़ी जो है अपने आप रुक जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिस्क्रिमिनेट आउटसोर्सिंग है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात से जितेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया है, उसकी वजह से रेलवे का भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी जहां 50,000 करोड़ रुपए का बजट नहीं आता था, अभी इसी बजट में 2,25,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। लेकिन सवाल यही है कि ये बजट को खर्च होना चाहिए, और खर्च भी वो जो है वो ये खाली जो है वो स्टेशन अच्छे हो जाएं, चीजें अच्छी हो जाएं, उन पर नहीं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे होना चाहिए जिससे कि दुर्घटनाएं जो है रोकी जा सकें। अटल जी के टाइम पे 17,000 करोड़ रुपए जो है वो नीतीश जी रेल मंत्री थे, उन्होंने दिए, और नॉन लैप्सेबल ग्रांट थी वो, कि जब तक आप खर्च नहीं कर लें ये लैप्स नहीं होगा। उसका असर हुआ कि पटरियां ठीक हुई, उससे जो है वो इंजन ठीक हुए, नए कोचेज वैगन्स आए। तो उससे क्या हुआ कि जब लालू जी आए तो उस समय एक सडन जंप हुआ और रेलवे की माली हालत भी अच्छी हुई और चीजें जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का काम हुआ, दुर्घटनाएं भी कम हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार जब इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से सही दिशा में किया जाएगा तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं भी रुकेंगी
और रेलवे के जरिए देश का विकास भी और बेहतर तरीके से होगा। ठीक बात है, ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि बस अब अंतिम मेरे पास 1-1.5 मिनट बचा है। शिव गोपाल जी ने एक तो बड़ा जो भयानक खतरा जिस ओर आगाह किया है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग हर जगह घुस गई है कुल मिलाकर, और उन्होंने कहा कि भाई रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता। पूर्व रेल मंत्री दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री थे, बिहार से आते थे और अब वो दुनिया में नहीं है, उनका हवाला उन्होंने दिया कि वो कहते हैं जब सेना का निजीकरण होगा तभी रेलवे का निजीकरण होगा। एक तो ये बात है, आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा खतरा है यात्रियों की जान के लिए, ये कह रहे हैं वो। देखिए, ये जो कह रहे हैं ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आउटसोर्सिंग जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है रेलवे के, जैसे सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी हैं और वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, उसमें एक स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। और इसमें अगर आउटसोर्सिंग से अगर बच सकते हैं तो बचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग ही पूरी समस्या की जड़ है। आप आउटसोर्सिंग में भी भाई अगर आपने कोई अगर इंजीनियर को भी तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं ना, वहां भी तो काम हो सकता है ना। कोई जरूरी है कि जो वहां पे इंजीनियर की जगह आप किसी चपरासी को तो लगा नहीं देंगे। तो मौजूदा दौर में, प्राइवेटाइजेशन के दौर में आप इस समस्या से बच नहीं सकते। लेकिन आपको यह है कि आप किन कंपनियों को आप हायर कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन कंपनियों का स्टफ क्या है। देखिए, सबका केआरएज होता है, कंपनियों को भी परफॉर्मेंस होती है, सारे का सारा होता है। जब किसी को आप जब आउटसोर्स करते हैं तो वो अपना पूरा डिटेल्स में भेजता है कि उसके पास क्या क्या केआरएज हैं और भी सब चीजें भेजता है वो। तो उसके आधार पर इस देश की बात तो मत करिए, जिसे टूथपेस्ट बनाना है वो पता चला तोप बनाने लगता है। इस देश की तो बात मत करिए आप। यहाँ तो जिसको टूथपेस्ट बनाना है वो जो टूथपेस्ट बनाता है, जो अजंता घड़ी बनाता है, वो पुल बनाने लगता है इस देश में। कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, क्या उसके आंख कान नाक सब बंद है? क्या उसका दिमाग बंद है? क्या उसका दिमाग काम नहीं करता है? सवाल तो आपने वो उठा दिया ना, अजंता वाले को आपने वो दे दिया। आपने जो डिफेंस का कील नहीं बनाया उसको आप उसका राफेल का पार्टनर बना रहे। तो कौन, वो थोड़ी जिम्मेदार है आउटसोर्स करने वाला। आउटसोर्स का जो ठेका दे रहा है भैया वो तो जिम्मेदार है। क्या उसके पीछे कहीं ईडी सीबीआई कहीं सुनी आपने? वो कहाँ है? वो तो नहीं सुनाई देती। तो सवाल है कि गड़बड़ी वहां, आपने जिधर इशारा किया ना, वो गड़बड़ी वहां है जो अवार्ड देता है। सवाल है कॉम्पिटेंसी, आप केवल एक छोटे कर्मचारी पर, इंजीनियर पर ठीकरा ना फोड़े, ये स्केपगोट ना बनाए, अपने को बचाए नहीं कि असली जिम्मेदारी उसकी है जो वो दे रहा है। आउटसोर्स होना का मतलब ये नहीं है कि सारे लोग, भाई आप चपरासी थोड़ी वहां पर कर देंगे सिग्नलिंग में, चपरासी थोड़ी अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट तो आप किसी टेक्निकल स्टाफ को करेंगे ना, उसके नो हाउ करेंगे। तो ऐसी किस कंपनियों को कौन दे रहा है टेंडर, किसके इशारे पे टेंडर दिए जा रहे हैं, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो सवाल है कि देश पूछना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप रेलवे मिनिस्टर हो, अभी आपके पैनल में लगातार 1 घंटे के पैनल में मैंने 2-3 बार सुना कि आप ये 10 सालों में इतना बड़ा हुआ। भाई हमें तो सिंपल सा एक चीज बता दी है, हम नहीं जानते, हमें कोई टेक्निकल नहीं चाहिए। कवच से लोगों की जान माल बचाने के लिए, देश भर में कवच लगाने के लिए कितने पैसे चाहिए? क्या उतने पैसे देश में है कि नहीं है? 40 लाख करोड़ से ऊपर का दिया है तो उसमें कितने लाख करोड़ आपको लगाने कवच में, ये तो जरा समझा दें। 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, और कितने दिन में? क्या एक ही कंपनी को देना जरूरी है जो वो काम नहीं कर पाए? आप 10 कंपनियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? सेक्शन बात ठीक है आलोक जी, समय की बाध्यता है, मैं आगे इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ा सकता। एक छोटा सा कमेंट मैं लूंगा 10 सेकंड का कुंवर जपेंद्र का। कुंवर जपेंद्र, केवल 10 सेकंड, कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है, केवल 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ निश्चित तौर पर रेलवे का अपग्रेडेशन तो कर ही रही है, लेकिन वहां आउटसोर्सिंग जैसा कोई मुद्दा नहीं है। जहां टेक्निकल स्टाफ और ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है वहां आउटसोर्सिंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल ये तय माना जाए और उस भ्रम में ना रहा जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भविष्य में आज जो भी इशू उठे हैं इस डिबेट्स के अंदर, उनका संज्ञान डेफिनेटली लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाना है। और जो हमारे जितने भी आज हमारे साथी जुड़े हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज का लाभ समय समय पर उनके सुझावों का लाभ मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ मिनिस्ट्री काम करेगी, ऐसा हम आश्वासन दे सकते हैं। ठीक है, 5 सेकंड केवल। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी 5 सेकंड। जी बिल्कुल, ये दरअसल जो रिक्तियां हैं वो भरना बहुत जरूरी है। मैन पावर कंप्लीट हो तो बहुत हद तक कम से कम इनमें एक्सीडेंट्स में रोक लगाई जा सकती है और सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स उठाने
वो सरकार को चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट से उनको उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह कुंवर, जपेंद्र, दीपक पांडे, आलोक भदौरिया जी, शिव गोपाल मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। जलपाईगुड़ी में हुई जो हादसा हुआ है उसमें मारे गए लोगों को के न्यूज़ परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को प्रभु ऐसी शक्ति दें कि वो कम से कम इस महादुख को सह सकें और जो घायल हुए हैं वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। बड़ा सवाल यही है कि कवच कब लगेगा। ये सवाल आप भी जरूर इस सरकारों से पूछिएगा, नेताओं से पूछिएगा कि भाई सुरक्षा कवच कब? 5 स्टार स्टेशन दे दो चलेगा, वॉशरूम दे दो चलेगा, लेकिन सुरक्षा कब? यही बड़ा सवाल।